Hello everyone, my name is Ritesh Singla. I welcome all of you to the 15th lecture of our core course real analysis. The topic of today's lecture is subsequence. So we will cover subsequence topic in coming 3 to 4 lectures, and you will see that how subsequence is can be used to find the limit of a sequence also. Okay, so before proceeding further, let us briefly recall what we have discussed so far. So first of all, start with sequences. Sequences. So there we have seen that sequence is nothing but a function from set of natural numbers to R. Okay. Then we have talked about limit of a sequence. So we say that a sequence xn converges to x. So for every epsilon greater than 0, there must exist some n epsilon belongs to n such that mod of xn minus x is less than epsilon for all n greater than equal to n epsilon. So कहने का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर नेचुरल नंबर के बाद जो xn और x के बीच का जो गैप है वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाए. ओके. आफ्टर दैट हमने थोड़ी बहुत लिमिट थ्योरम्स देखी थी. सारी तो हम यहाँ पे रिकॉल नहीं करेंगे ऑफ कोर्स क्योंकि बहुत ज्यादा है. कुछ एक रिकॉल कर लेते हैं, जैसे यूनिकनेस ऑफ लिमिट. ठीक है, कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो वो यूनिक होगी. दूसरी चीज हमने पढ़ी थी कि कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस आर बाउंडेड, राइट. इसके बारे में हमने बात की थी, जो भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो बाउंडेड होती है. उसके बाद हमने एक मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम की बात की थी, राइट. इसमें क्या था कि अगर xn is bounded एंड मोनोटोन, अगर कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड के साथ मोनोटोन भी है, देन इट इज कन्वर्जेंट. सो बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ कन्वर्ट्स, जो हमने सेकंड रिजल्ट देखा है इसका एक तरह से कन्वर्स रिजल्ट है ये. बस इसमें साथ में कंडीशन क्या जोड़ दी है हमने कि सीक्वेंस मोनोटोन भी होनी चाहिए. ठीक है. तो आज हम बात करेंगे सब सीक्वेंसेस के बारे में. तो देखिए, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आपने सब सेट और सबसेट पढ़ा हुआ है, राइट. कि भी सेट और सबसेट. सबसेट का मतलब क्या होता था, सेट का एक पार्ट, राइट. तो ऐसी सीक्वेंस और सब सीक्वेंस है. तो हेडिंग डालते हैं आज की हम सब सीक्वेंस. तब सब सीक्वेंसेस में क्या होगा, तो आपने देखा था कि एक्शन क्या थी, कोई भी सीक्वेंस. ठीक है. क्या पैटर्न है, कैसी है, हम नहीं जानते भी. x1 x2 से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, बट कुछ नंबर है ये रैंडम, x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन, इस टाइप के रैंडम नंबर्स है. तो इसमें से अगर मैं कुछ नंबर सिलेक्ट कर लूं, कुछ नंबर का मतलब क्या है कि कुछ नंबर्स छोड़ दिए, कुछ नंबर सिलेक्ट कर लिए. फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ले लेता हूं x ऑफ 2n, जो बेसिकली क्या है मेरा x2 x4 x6 x8 एंड सो ऑन, इस टाइप के एक नंबर ले लिए, तो ये क्या हो जाएगी हमारी सब सीक्वेंस. सब सीक्वेंस ऑफ xn, मतलब जो भी xn एक पूरी की पूरी सीक्वेंस थी, x1 x2 अप टू xn और x इंफिनिटी तक जा रहा था, जो उसके अंदर हमने क्या किया, कुछ एक सिलेक्टेड टर्म्स, कुछ टर्म सिलेक्ट कर ली, कुछ छोड़ दी. सिलेक्ट करने से बेटर है मैं कहूंगा छोड़ दी. जैसे इसके अंदर मैंने x1 छोड़ के x2 उठा लिया, फिर x3 छोड़ के x4 उठा लिया. ठीक है. और एग्जांपल देख लेते, जैसे मैंने ले लिया x1 फिर x2 फिर मान लीजिए x4 फिर x6 फिर x7 फिर x9, मान लीजिए ये एक सीक्वेंस उठा ली, तो ये भी क्या मेरी सब सीक्वेंस है. ठीक है. उस सीक्वेंस का ही हमने बेसिकली पार्ट उठा लिया है, तो वो हो गई मेरी सब सीक्वेंस. अब देखिए,
सीक्वेंस और सब सीक्वेंस, अब कोई ये भी कह सकता है, कोई कैंडिडेट उठ के कि सर मैं तो इस टाइप की सीक्वेंस लूं एग्जाम्पल में, जैसे x2 x1 x4 x3 एंड सो ऑन, तो ये सब सीक्वेंस नहीं होगी, नोट अ सब सीक्वेंस ऑफ xn। अब आप कह सकते हैं कि सर सबसेट तो है भी, अगर देखा जाए तो एलिमेंट तो वही है, यहाँ पे भी x1 x2 x3 x4 था, यहाँ भी मोर और लेस एलिमेंट तो वही है, बस उनका मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको जब हमने सीक्वेंस स्टार्ट किया था कि ये जो ऑर्डर है x1 x2 x3 x4, ये जो ऑर्डर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस ऑर्डर के साथ नहीं खेल सकते, आप टर्म्स को स्किप कर सकते हैं, कुछ टर्म को आपने स्किप कर दिया अपनी मर्जी से कि x1 लिया x2 नहीं लिया x3 ले लिया, फिर x4 और x5 नहीं लिया x6 ले लिया। जैसे एग्जांपल लिख लेता हूं x1 देन x3 देन x6 देन x10 से x15, इस टाइप से ले लिया कि पहले एक टर्म छोड़ दी, फिर दो टर्म, फिर तीन टर्म, फिर चार टर्म, ऐसे छोड़ती हुई ली, तो ये भी सब सीक्वेंस है, सब सीक्वेंस ऑफ xn। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप कि एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं हम, कि जो आपका पैटर्न है ना सीक्वेंस का, वो आप ब्रेक नहीं कर सकते, कि आप टर्म्स की अरेंजमेंट है वो चेंज नहीं कर सकते। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, subsequence is something, a subset, or I should say an infinite subset, infinite subset of xn without disturbing its arrangement। आई होप सब सीक्वेंस की डेफिनेशन क्लियर है कि आप ऐसा नहीं है कि x1 x2 x3 ऐसे एक सीक्वेंस चल रही थी तो आप इसको रीअरेंज कर दो, x3 x1 x2 लिख दो और ऐसे लिखो, तो ये सीक्वेंस सब सीक्वेंस नहीं है। समझ गए कि आप पैटर्न चेंज नहीं कर सकते, आप जो अरेंजमेंट है टर्म्स का उसको चेंज नहीं कर सकते। कुछ टर्म्स आप उठाना चाहते हैं, कुछ टर्म आप स्किप करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं, लेकिन आप जो स्टेटमेंट है उनका पैटर्न चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एक एग्जाम्पल देख लें हम, इसके डायरेक्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्सन को ले लीजिए आप 1/n, हम देख चुके हैं ये होता है 1 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन। तो इसकी एक सबसीक्वेंस क्या हो सकती है, x of 2n, बेसिकली इवन टर्म्स उठा लिया आपने 1/2n, जो कि होगी 1/2 1/4 1/6 1/8 एंड सो ऑन, ये हो जाएगी आपकी सबसीक्वेंस। ठीक है, आई होप कि सीक्वेंस और सब सीक्वेंस आपको क्लियर हो गया होगा अभी तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक बिल्कुल सिंपल सा रिजल्ट देख लेते हैं इसके ऊपर। चलिए इस रिजल्ट को देखने से पहले जो सीक्वेंस की लिमिट थी उसको थोड़ा सा वापस एनालाइज करते हैं। लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, ठीक है, हम इसके बारे में पहले बात कर चुके क्या होती है, बट एक बार इसको वापस से एनालाइज करते हैं। हमने क्या कहा था कि xn कन्वर्जेस टू x इफ एंड ओनली इफ, इसको आपको ध्यान रखना है, इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव there exists a natural number n epsilon such that mod of xn minus x is less than epsilon for all n greater than equal to n epsilon। इसको हमने रियल लाइन पे भी देखा था, कहने का मतलब क्या था कि अगर यहाँ पे कहीं x है
और सपोज कीजिए x1 यहाँ है, x2 यहाँ पे है, x3 यहाँ पे है, कोई भी टर्म कहीं भी हो सकती है। अगर मैं इसको x प्लस एप्सिलॉन और यहाँ पे x माइनस एप्सिलॉन लिख रहा हूँ, तो ये जो टर्म एरिया रह गया मेरा, इस एरिया के अंदर ही आपकी क्या टर्म्स होगी, एक्स आई टर्म होगी या फिर एक्स एन टर्म होगी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन एप्सिलॉन। ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं लिमिट की। तो यहाँ पे हमने लिखा था इफ एंड ओनली इफ, कि अगर एक्स एन एक्स पे कन्वर्स कर रहा है तो कुछ टर्म्स के बाद जो एक्स एन और एक्स के बीच का जो गैप है वो हमेशा एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा, और ये हर एप्सिलॉन के लिए होगा। ठीक है, और हमने यहाँ पे कहा था कि ये जो एन एप्सिलॉन है ये एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये भी हम भूलेंगे नहीं कि एन एप्सिलॉन इज डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन। कि अगर आपने एप्सिलॉन को 1/2 लिया तो हो सकता है एन आपका 3 आ रहा हो, एप्सिलॉन को 1/4 लिया तो एन एप्सिलॉन हो सकता है आपका 8 आ रहा हो। तो ये चेंज हो सकता है, वेरी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन, इसलिए हम यहाँ पे नीचे एप्सिलॉन लिखते हैं। ठीक है, तो कहना क्या चाह रहे थे हम कि एक्स एन एक्स पे कब कन्वर्स करेगा, जब एक्स एन और एक्स के बीच का जो गैप है वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाए, या फिर इफ एंड ओनली इफ है, इसलिए इसको उल्टा भी पढ़ सकते हैं कि अगर एक्स एन और एक्स के बीच का जो गैप है वो बहुत ज्यादा छोटा 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 होता जा रहा है तो एक्स एन एक्स पे कन्वर्स करेगा। सही बात है। अब अगर मुझे लिखना हो कि एक्स एन एक्स पे कन्वर्स नहीं कर रहा तो क्या होगा, एक्स एन इज नॉट कन्वर्जिंग टू एक्स। मान लीजिए मुझे इस स्टेटमेंट को पढ़ना है, तो हमने अभी बात की कि अगर एक्स एन एक्स पे कन्वर्ट्स करता है तो हम उसको क्या कहते हैं, एक्स एन कन्वर्जिंग टू एक्स। तो एक्स एन और एक्स के बीच का जो गैप है वो एप्सिलॉन से छोटा हो जाए फॉर ऑल एप्सिलॉन। तो अगर एक्स एन एक्स पे कन्वर्ज नहीं कर रहा तो कोई ना कोई ऐसा एप्सिलॉन जरूर मिलेगा कि एक्स एन और एक्स के बीच का गैप है वो उस एप्सिलॉन से छोटा नहीं हो पा रहा। ठीक है, मैं लिख देता हूं, क्या पता बाद में चीजें क्लियर ज्यादा हो। इसका क्या मतलब है, देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव such that for every natural number k there exists some nk greater than k such that mod of x of nk minus x is greater than equal to epsilon naught। अब समझिए नेगेट कैसे कर रहे हैं हमारी टर्म को, उसको भी एक बार वापस से साइड में लिख लेते हैं ताकि चीजें स्टेप बाय स्टेप हम देखें कि क्या क्या चीजें हम नेगेट कर रहे हैं। एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन such that xn minus x is less than epsilon for all n greater than equal to n epsilon। ये हम जानते हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि xn नॉट कन्वर्जिंग टू x आ जाए, तो इसका क्या मतलब होगा कि कोई ना कोई एप्सिलॉन ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए हमें कोई भी नेचुरल नंबर ना मिले जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। भी आप कितना भी बड़ा नेचुरल नंबर ले लो, उससे बड़ा कोई ना कोई नेचुरल नंबर हमें मिलना चाहिए कि ये जो कंडीशन है फेल हो जाए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव सच दैट, हमने कोई भी नेचुरल नंबर लिया k, उस k के लिए एक nk मुझे मिल रहा है सच दैट जो xn के और x के बीच का जो गैप था वो एप्सिलॉन नॉट से बड़ा हो गया, तभी मैं कहूंगा कि xn है वो x पे कन्वर्ज नहीं कर रहा है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। हमारी कन्वर्जेंस की डेफिनेशन कहती है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव हमें एक n एप्सिलॉन मिलना चाहिए जिसके बाद xn और x के बीच का जो गैप है वो इस एप्सिलॉन से छोटा हो जाए, तो हम कहते हैं सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी। अगर मैं कह रहा हूं सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं कर रही है तो हमें कोई ना कोई एक ऐसा एप्सिलॉन नोट मिलना चाहिए जो इस कंडीशन को, कन्वर्जेंस वाली कंडीशन को फेल कर दे। तो मतलब कोई ना कोई ऐसा एप्सिलॉन नोट मिलना चाहिए सच दैट, आप कोई भी नेचुरल नंबर उठा के देखते हैं अपने जीवन में, k बिलोंग्स टू n, फॉर एवरी k बिलोंग्स टू n आपको एक उससे बड़ा नेचुरल नंबर मिलता है सच दैट मोड ऑफ xn के माइनस x है वो एप्सिलॉन नोट से बड़ा हो गया। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, देन वी विल सी कि हम इसको सब सीक्वेंस में क्यों डील कर रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था आपके लिए, सपोज 1
1/2, 2 1/3, 3 1/4, 4 1/5। अब ये देखिए, तो आप जानते हैं कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि पहले बढ़ रही है फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है फिर कम हो रही है, और बाउंडेड ही नहीं है इवन, ठीक है। तो ये एक सब सीक्वेंस, इसकी आप हमेशा एक सब सीक्वेंस ऐसी बना सकते हैं कि आप कहो कि ये लिमिट होनी चाहिए या फिर कोई भी नंबर होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि एक सब सीक्वेंस बना लीजिए आप, जो ओड टर्म्स बैठी आपकी 1 2 3 4, ठीक है, ये इस चीज को हमेशा फेल कर देगी, ठीक है। कि अगर मैं x1 देखूंगा, x3 देखूंगा, x5 x7 एंड सो ऑन, ये बेसिकली क्या है मेरा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो इसको अगर -x करोगे आप, तो हमेशा एप्सिलॉन नॉट से बड़ा ही आएगा। कोई भी x ले लो, उसके लिए आपको कोई ना कोई उससे बड़ा नंबर मिल ही जाएगा, बेसिकली कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो आई होप कि xn कन्वर्जिंग टू x एंड xn नॉट कन्वर्जिंग टू x आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। ये हमने अभी यहाँ पे क्यों डिस्कस किया, क्योंकि अभी हम दो थ्योरम डिस्कस करेंगे इसी के ऊपर, तो वहां पे हमें कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए हमने ये डिस्कस किया है। हमने अभी क्या बात की है कि अगर xn x पे कन्वर्ज नहीं होता है तो हमारी चीजें कैसे होल्ड करेगी, ठीक है। चलिए, अब हम हमारे रिजल्ट पे आते हैं। अब हम दो रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे मेनली, ठीक है। तो पहली थ्योरम हमारी कहती है, इफ xn is a sequence converging to x, then every subsequence, जिसको मैं सपोज कीजिए xn k से डिनोट कर रहा हूं, या फिर डिनोट करने की वैसे जरूरत है नहीं तो छोड़ देते हैं, of xn will converge to x। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है, तो उसकी आपने कोई भी सब सीक्वेंस बनाई तो वो कन्वर्जेंट ही होगी। कोई भी सब सीक्वेंस बनाइए आप, वो कन्वर्जेंट होगी, और खास बात क्या है, सेम लिमिट पे कन्वर्जेंट होगी। तो इसके प्रूफ में ज्यादा कुछ है नहीं, हमने कहा है xn x पे कन्वर्ट कर रहा है, और xn के कोई भी सब सीक्वेंस मान लीजिए, ठीक है। xn की आपकी सब सीक्वेंस हो गई, xn x पे कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट n एप्सिलॉन belongs to n such that mod of xn minus x is less than epsilon for all n greater than equal to n epsilon, ठीक है। तो अब इसके अंदर अब हमारी सब सीक्वेंस है। अब आप देखिए सब सीक्वेंस की एक खास बात क्या होती है कि xn k है वो हमेशा, ओके, xn k को नहीं लिखना चाहिए मुझे, लेट मी राइट जस्ट n k, ये हमेशा आपका k से बड़ा होगा। भी यहाँ पे हमारा क्या था x1 x2 x3 एंड सो ऑन। तो आप सब सीक्वेंस ले रहे हैं तो xn1 लिखेंगे, xn2 लिखेंगे, xn3 लिखेंगे एंड सो ऑन, ऐसे ही तो लिखेंगे। तो ये टर्म xn1 हमने क्या होगा, मैक्सिमम क्या कर सकता है, मैं x1 को ही तो उठा सकता हूँ, या फिर मैं x1 की जगह x2 को उठाऊंगा। तो बेसिकली जो n1 होगा मेरा वो हमेशा 1 से बड़ा होगा, जो n2 होगा वो हमेशा 2 से बड़ा होगा, तभी हम सब सीक्वेंस की बात करते हैं। समझ में आ रही है बात, x1 x2 x3 ऐसे लिखा है तो ऐसे ही xn1 xn2 xn3 हम लिख रहे थे। तो जो ये n k होगा ये हमेशा k से बड़ा होगा। क्यों होगा, क्योंकि x1 x2 x3 एंड सो ऑन, तो उसमें से कुछ ना कुछ टर्म मैं छोड़ ही रहा हूं बीच में से, ठीक है। नोट डेट, यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिख देता हूं मैं, कि बच्चे कभी कभी गलत लिख देते हैं कि भाई सर ने तो ये बोला था। आई एम सेइंग, वी आर सेइंग nk is greater than equal to k, ठीक है, फॉर ऑल k, बट वी आर nowhere saying that x of nk is greater than equal to xk। हम ये कहीं नहीं कह रहे कि x of nk x से बड़ा होगा,
ठीक है, हम बस इतना बोल रहे हैं कि जो nk है वो k से बड़ा होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए अब हम इसका प्रूफ एक सेकंड में हो जाएगा। xnk is itself a sequence, right? So epsilon greater than 0 was an arbitrary and epsilon ये हमें यहाँ तक मिला ही हुआ है। देखिए कि हमने कंडीशन पहले ही ले रखी है कि एप्सिलॉन पॉजिटिव है, उसके लिए एन एप्सिलॉन होगा सच दैट एक्स एन माइनस एक्स वो एप्सिलॉन से छोटा होगा जब जब एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन एप्सिलॉन होगा। तो यहीं पे लिख लेते हैं। चलिए अगले पेज पे करते हैं इस चीज को। वी हैव mod of xn minus x less than epsilon whenever n greater than equal to n epsilon। इसको एक बार के टर्म्स में लिखूं तो मैं क्या कैसे लिख सकता हूं? और mod of xk minus x is less than epsilon for all k greater than equal to n epsilon। ये दोनों चीज सेम ही है, बस मैंने वेरिएबल को चेंज किया है, वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन को चेंज किया है। तो जब जब k n एप्सिलॉन से बड़ा है तब तक xk और x के बीच का जो गैप है वो एप्सिलॉन से छोटा है। ये हर k के लिए ट्रू है। Since n of k is greater than equal to k which is greater than equal to n epsilon, तो यहां से हमें क्या पता चलेगा? x of n k था, उसको अगर x से माइनस करूंगा तो वो भी एप्सिलॉन से छोटा होगा, राइट? क्यों होगा? क्योंकि जो nk है वो हमने अभी बात किया था सब सीक्वेंस के केसेस में कि जो nk है वो हमेशा k से बड़ा होता है। ठीक है, तो अगर nk k से बड़ा है जो कि n एप्सिलॉन से बड़ा है तो बाय अबव डेफिनेशन जो xn के और x के जो बीच का गैप है वो एप्सिलॉन से आपका छोटा हो जाएगा। ठीक है, यही तो आपकी डेफिनेशन होती है प्रूव करने के लिए। दैट इज फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट, we have found, I should write, we have found an epsilon belongs to n such that mod of x of nk minus x is less than epsilon for all nk greater than equal to में n epsilon, right? तो इसका क्या मतलब हुआ? x of nk है वो कहां कन्वर्ट करेगा? x के ऊपर। यही हमारी थ्योरम थी। अब हमने देखिए xn के कोई भी स्पेशल सब सीक्वेंस नहीं ली। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा कि xn के ऐसी दिखेगी तभी, कोई भी जनरल सब सीक्वेंस ली थी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? इसका क्या मतलब हुआ? अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी जितनी भी सब सीक्वेंस होगी वो भी कन्वर्जेंट होगी और सेम लिमिट पे कन्वर्स करेगी। ठीक है, इसको लिख लेते हैं वापिस से। दैट इज इफ अ सीक्वेंस इज convergent then every subsequence will be convergent and will converge to same limit। ठीक है, अब यहाँ पे एक रिमार्क डाल लेते हैं वापस से, क्योंकि एक थ्योरम है तो एक रिमार्क बनता ही है। कन्वर्स ऑफ द above theorem is not true। That is, if a subsequence of a sequence is convergent then the sequence may or may not converge। ठीक है, कि हमने ऊपर विकल्प प्रूव किया कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है
तो सबसीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगी और उसी लिमिट पे कन्वर्ट करेगी। तो इसका कन्वर्स क्या बनेगा कि अगर सबसीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस भी कन्वर्ट करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक ये एग्जाम्पल आप बहुत बार देख चुके होंगे, शायद आप परेशान ही हो गए होंगे इस एग्जाम्पल से कि -1 की पावर n, क्योंकि हमने इसको बहुत बार यूज कर लिया है। -1 1 -1 1 -1 1 एंड सो ऑन। तो अगर इसकी x ऑफ 2n वाली सीक्वेंस देखोगे आप, वो होगी आपकी 1 1 1, which is a subsequence of xn converging to 1, but original sequence is not convergent। ठीक है, आई होप यहां तक चीजें क्लियर है। ओके, चलिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ है कि इसका हमें यूज क्या हो रहा है। भी हमने सब सीक्वेंस वाला पढ़ा, इसका यूज क्या हो रहा है। एग्जाम्पल xn को ले लीजिए एक बार, b की पावर n 0 इज लेस देन b लेस देन 1। ठीक है, तो हम ये पहले देख चुके हैं, लिख देते हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट xn इज डिक्रीजिंग, ये हमने नोट किया था पिछली क्लासेस में, एंड xn इज कन्वर्जेंट एंड xn कन्वर्ट्स कर रहा है 0 पे। ठीक है, ये सब कुछ हम देख चुके हैं। अब सीक्वेंस से कैसे देखें। ठीक है, अनदर सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अनदर सॉल्यूशन, अब देखिए xn को अगर मैंने प्रूव कर दिया कि डिक्रीजिंग है सबसे पहले एंड बाउंडेड है, ये आप कर लेंगे क्योंकि हम पहले कर चुके हैं। ये प्रोसीजर आपको यहां भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि सब सीक्वेंस को यूज करने के लिए आपको ये तो पता होना चाहिए कि सीक्वेंस कन्वर्ट्स कर भी रही है नहीं। तो डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड आप प्रूव कीजिए, देन बाय मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम, जो xn होगा वो कन्वर्जेंट होगा। किस पे होगा मैं नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि xn मेरा हमेशा 0 और 1 के बीच में है, पहली बात। ठीक है, xn इज ऑलवेज इन बिटवीन 0 एंड 1 एंड xn इज कन्वर्जिंग टू सम x, हम नहीं जानते किस x के ऊपर। ठीक है, अब देखिए x ऑफ 2n को अगर मैं देखूं तो वो क्या हो जाएगा, b की पावर 2n, उसको लिख सकता हूं b की पावर n का स्क्वायर, उसको लिख सकता हूं मैं xn का स्क्वायर। सो इफ x ऑफ n कन्वर्जेस टू x, देन अभी हमने क्या रिजल्ट पढ़ा था कि सब सीक्वेंस है वो भी x पे ही कन्वर्ट करेगी, देन x ऑफ 2n विल ऑल्सो कन्वर्ट टू x। ठीक है, यहां पे पुट कर दीजिए, अप्लाई लिमिट्स इन 1, इसको 1 मान लीजिए, तो यहां पे आएगा x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। इसका क्या मतलब हुआ, x या तो 0 होगा या 1 होगा, बट xn क्या था मेरा हमेशा लेस देन 1 एंड xn इज डिक्रीजिंग। अब xn हमेशा 1 से छोटा और xn डिक्रीजिंग है, तो इसका मतलब जो लिमिट होगी वो भी हमेशा 1 से छोटी ही होगी। दिस इंप्लाइज लिमिट xn इज लेस देन 1, इसका मतलब x मेरा 1 से हमेशा छोटा होगा। x मेरा या तो 0 हो सकता था या 1 हो सकता था, हमने प्रूव कर दिया कि x 1 से तो छोटा है, इसका क्या मतलब हुआ, x हो गया मेरा 0। यही हमने पहले प्रूफ किया हुआ था जब हमने इसकी लिमिट देखी थी कि b की पावर n है वो 0 पे कन्वर्ट करता है।
ठीक है, तो इसके हमने तीन प्रूफ देख लिए अभी तक। अगर देखेंगे आप, एक हमने बर्नौलीज इनइक्वालिटी यूज की थी, वहां से किया था। एक मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम से इनफीमम वाला से किया था, और एक आज सब सीक्वेंस से कर लिया। रियल एनालिसिस में बहुत ज्यादा एग्जांपल्स नहीं है, घुमा फिरा के एक ही 3-4 एग्जांपल है, उसी के साथ खेलते रहते हैं वो। अलग अलग रिजल्ट, अलग अलग थ्योरम भी उसी एग्जांपल पे प्रूव करवाते रहते हैं। काउंटर एग्जांपल भी इनके पास गिने चुने हैं। जैसे आपने देखा होगा अभी तक मैंने एक -1 वाला जो काउंटर एग्जांपल था, उसी से बहुत थ्योरम्स को नेगेट कर दिया है। बहुत सिंपल से एग्जांपल है, लेकिन बहुत थ्योरम को नेगेट कर देता है वो, जब हमें काउंटर एग्जांपल ढूंढने होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। एग्जाम्पल हमें क्लियर हो गया होगा कि हमने यहाँ पे कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाया है। हमें एक सीक्वेंस गिवन थी, हमने मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम से ये प्रूव कर लिया कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। कहाँ कन्वर्जेंट है ये भी हम ढूंढ सकते थे, क्योंकि सीक्वेंस मोनोटोनिक थी, बाउंडेड थी, तो हम ये चीज क्लेम कर पा रहे थे कि ठीक है कि सीक्वेंस की जो इनफीमम है वही उसकी लिमिट होती। बट आज एक दूसरा प्रूफ देखा हमने इसका। अभी तक हमने बस इतना कहा कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, उसके बाद एक सब सीक्वेंस देखी उसकी एक्स ऑफ 2n। आप जानते हैं एक्स ऑफ 2n इवन टर्म्स को अगर मैं उठा रहा हूँ सीक्वेंस की, इवन नंबर टर्म को उठा रहा हूँ, जो टर्म्स इवन नंबर पे है, यानी कि x2 है, x4 है, x6 है, उसको अगर मैं उठा रहा हूँ तो वो कैसा दिखता है, b की पावर 2n जैसा। b की पावर 2n को आप bn स्क्वायर लिख सकते हैं, जो आपका xn स्क्वायर है। तो आप जब हम प्रूव कर चुके हैं कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी हर सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होती है और सेम लिमिट पे कन्वर्जेंट होती है। तो अगर x n x पे कन्वर्ट करेगी तो x ऑफ 2n भी x पे ही कन्वर्ट करेगा। ठीक है, दोनों साइड लिमिट लगा दीजिए 1 में, तो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये कब हो सकता है, जब x की वैल्यू या तो 0 हो या 1 हो। लेकिन हमने अभी जब बाउंड देखा था तब ये चीज देखी थी कि एक्सन मेरा हमेशा 0 और 1 के बीच में है, और एक्सन डिक्रीजिंग है। ये चीज नोट करने वाली है कि एक्सन डिक्रीजिंग है। अगर यहीं पे एक्सन इंक्रीजिंग होता, एक्सन 0 और 1 के बीच में है और एक्सन मान लो इंक्रीजिंग होता, तो जो मेरी लिमिट थी वो क्या हो जाती, 1 हो जाती। यहाँ पे रिमार्क डाल देता हूं मैं, इफ एक्सन would have been an increasing sequence, then by above result लिमिट एक्सन जो कि x है वो आपकी 1 हो जाता। ये आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि जो लिमिट है वो 0 और 1 के बीच में है हमेशा, जो सीक्वेंस है वो 0 और 1 के बीच में है, तो लिमिट 0 और 1 के बीच में ही रहेगी। और कुछ भी हो सकती है, वो 0 और 1 भी हो सकती है, बट सिंस जो हमारे केस में सीक्वेंस डिक्रीजिंग थी, तो घटती जा रही है हमेशा, तो इसलिए वो 0 की तरफ जाएगी। अगर वहीं पर सीक्वेंस इंक्रीजिंग होती तो वो क्या होता, बढ़ने लग रही होती, तो इसलिए वो 1 की तरफ जाती। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो मैं एक आपको एक एग्जांपल और बता देता हूं इसका, जो आप खुद से वेरीफाई करेंगे ऑफ कोर्स। हमने एक रिजल्ट प्रूव किया था कि c की पावर 1/n कन्वर्जेस टू 1 फॉर ऑल c पॉजिटिव। ठीक है, कि अगर c स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो c की पावर 1/n 1 पे कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ये चीज डाल देता हूं 0 लेस देन c लेस देन 1, देन यूजिंग सब सीक्वेंसेस प्रूव दैट c की पावर 1/n कन्वर्जेस टू 1 फॉर 0 लेस देन c लेस देन 1। ठीक है, तो अगर इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे तो आप प्लीज वेरीफाई कर लीजिएगा, c की पावर n इज बाउंडेड एंड इंक्रीजिंग। अब ये इंक्रीजिंग हो गया
फॉर जीरो लेस देन सी लेस देन वन। अगर सी जीरो और वन के बीच में है तो आप जानते हैं सी की कोई भी पावर जीरो और वन के बीच में ही होगी, तो बाउंडेड तो हो गया। और इंक्रीजिंग है, यह आप बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे मैं एक बार सिखा देता हूं, क्योंकि हम स्क्रैच से कोड्स को पढ़ रहे हैं। अगर n1 आपका n2 से बड़ा है तो 1/n1 आपका 1/n2 से छोटा हो जाएगा, एंड c आपका 0 और 1 के बीच में है तो 1/c आपका ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो 1/c की पावर 1/n1 आपका 1/c की पावर 1/n2 से छोटा हो जाएगा। और आप क्या लिख सकते हैं, c की पावर जो n1 है वो आपका c की पावर n2 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, दैट इज ओके, आई हैव मेड अ मिस्टेक प्रोबेबली। इसका मतलब c की पावर 1/n1 आपका c की पावर 1/n2 से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब c की पावर 1/n आपकी इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ये बहुत ट्रिवियल चीज है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही है ये, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ कि अगर n1 n2 से बड़ा है तो 1/n1 1/n2 से छोटा हो जाएगा। अगर c 0 और 1 के बीच में है तो c 1/c 1 से बड़ा हो जाएगा। मैं 1/c 1 से बड़ा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ये वाली इनइक्वालिटी है ये थोड़ी क्लियर समझ में आए कि 1/c, क्योंकि आप क्या जानते हैं कि अगर 1 से बड़ा कोई नंबर है, जैसे 2 है, तो 2 की पावर 3 करूंगा और 2 की पावर 4 करूंगा तो जो छोटी पावर है वो छोटी ही रहेगी, लेकिन 0 और 1 के बीच में ये इक्वेशन बदल जाती है। ठीक है, कि अगर 0 लेस देन बी लेस देन 1 है तो b की पावर n b की पावर m से छोटा होगा इफ एंड ओनली इफ n इज ग्रेटर देन m। कि अगर 0 और 1 के बीच में कोई नंबर होता है तो उसकी जितनी बड़ी पावर करोगे वो नंबर उतना ही छोटा होता रहता है। ये बेसिक मैथ है, आप जानते हैं, बस आप हो सकता है कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप भूल चुके हैं उस बेसिक मैथ को। ठीक है, तो 1/c की पावर 1/n1 1/c की पावर 1/n2 से छोटा हो जाएगा, या फिर इसको मैं यूं कहूं कि c की पावर 1/n1 c की पावर 1/n2 से बड़ा हो जाएगा। तो c हमारा क्या आ गया, इंक्रीजिंग आ गया, बाउंडेड आ गया, तो यानी कि कन्वर्जेंट होगा बाय मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम। हेंस बाय मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम c की पावर 1/n इज कन्वर्जेंट। अब देखिए c की पावर 1/2n को अगर मैं देखूं, जो x ऑफ 2n है, उसको आप लिख सकते हैं c की पावर 1/n होल की पावर 1/2, या फिर xn की पावर 1/2। अगर xn x पे कन्वर्ट कर रही है तो x ऑफ 2n भी x पे कन्वर्ट करेगा। अप्लाई लिमिट्स हियर, x इज इक्वल टू x की पावर हाफ। इसका मतलब x क्या होगा, 0 और 1, एंड 0 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1 आ रहा था हमारा। सिंस 0 इज लेस देन xn लेस देन 1, जो सीक्वेंस थी वो 0 और 1 के बीच में थी, तो इसका मतलब जो उसकी लिमिट होगी वो भी 0 और 1 के बीच में होगी। बट सिंस सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग, दिस इंप्लाइज x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। बस हो गया प्रूफ आपका। तो बेसिकली जब हमने c की पावर 1/n को 1 पे कन्वर्ट करवाया था तो हमने पहले क्या किया था, बर्नौलीज इनइक्वालिटी यूज की थी। इफ यू रिकॉल हमने कैसे प्रूव किया था, c की पावर 1/n को 1 पे कन्वर्ट करवाना था, इसको a मानना था। ठीक है, तो c को हमने a की पावर n लिखा था, एंड देन वी यूज्ड बर्नौलीज इनइक्वालिटी, राइट, इफ यू रिकॉल। या फिर हमने इसको यस कि c की पावर 1/n को मुझे कन्वर्ट करवाना था 1 पे और 0 लेस देन c लेस देन 1 था, तो सबसे पहले मैंने लिखा था c को 1/1 प्लस a। ठीक है, फिर 1/1 प्लस a की पावर n लगा 1/n करना था। अगर आपको रिकॉल याद हो, ये हमने सीक्वेंस का जो मेरा पहला लेक्चर था, सीक्वेंस का पहला लेक्चर, उसके अंदर ये चीजें प्रूफ की थी हमने। ठीक है,
तो आई होप यहाँ तक सबको सारी चीजें क्लियर हो, राइट। चलिए, अब मैंने कहा था कि आज हम दो थ्योरम के बारे में बात करेंगे। एक थ्योरम हम बात कर चुके हैं कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी जितनी भी सब सीक्वेंस होगी सेम लिमिट पे कन्वर्ट्स करेगी, ठीक है। एक और थ्योरम देख लेते हैं। वी से xn is not converging to x, xn x पे कन्वर्ज नहीं करेगा if and only if there exist a if and only if there exist an epsilon naught positive and a subsequence xnk of xn such that xnk minus x is always greater than equal to epsilon naught। ऑल्दो अगर आप थोड़ा सी इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे तो मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ये चीज प्रूव करवा दी थी आपको कि अगर xn x पे कन्वर्ज नहीं करता है उसका क्या मतलब होता है कि एक एप्सिलॉन नॉट मिलता है जिसके लिए हमारी जो लिमिट वाली डेफिनेशन है वो फेल हो जाती है, वहीं से हमें एक सब सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करनी है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, xn is not converging to x if and only if there exists an epsilon नोट, एक एप्सिलॉन नोट एग्जिस्ट करेगा और एक सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, जिसके लिए जिस सब सीक्वेंस की हर टर्म इस चीज को सेटिस्फाई कर रही हो, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो सपोज xn is not converging to x, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट an epsilon naught greater than 0 such that for any k belongs to n there exists nk belongs to nk greater than equal to k such that x of nk minus x is greater than equal to epsilon naught। आप एक चीज यहाँ पे प्लीज ऑब्जर्व कीजिए, ध्यान रखिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ देयर एग्जिस्ट nk greater than equal to k, एक nk जरूर मिलेगा। मैं ये कहीं नहीं कह रहा कि k से बड़े जितने भी nk है, k से बड़ा कोई भी नेचुरल नंबर है वो इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है, ये हम कहीं नहीं कह रहे, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि कोई भी नेचुरल नंबर k लीजिए आप, उससे बड़ा एक और नेचुरल नंबर मिल जाएगा कि जो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो एप्सिलॉन नॉट से बड़ा हो जाए, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है कि कहां पे मैं देयर एग्जिस्ट कह रहा हूं और कहां पे मैं फॉर ऑल कह रहा हूं। जब हम सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की बात करते थे तब हमने कहा था फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन सच दैट एक्सन और एक्स के बीच का जो गैप था वो एप्सिलॉन से छोटा हो जाए फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन एप्सिलॉन, राइट। तो ये चीज प्लीज आप ध्यान रखिए, ये बेसिक चीजें हैं जिसकी वजह से चीजें कंफ्यूज हो जाती है, फिर आप पेपर में जब लिख के आते हैं तो ये कहीं पे देयर एग्जिस्ट की जगह अगर आपने फॉर ऑल लिख दिया या फॉर ऑल की जगह आपने देयर एग्जिस्ट लिख दिया, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी भी अच्छी हो, आपका प्रूफ कितना भी सही हो, वो वहीं पे आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा इस चीज को कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट कि हर नेचुरल नंबर k के लिए एक उससे बड़ा नेचुरल नंबर मिल जाएगा सच दैट जो nk है वो k से बड़ा हो और x ऑफ nk माइनस x है वो एप्सिलॉन नॉट से बड़ा हो जाए, ठीक है। अगर आपको जैसे ये चीज मिली तो x ऑफ nk है, इसको आप सब सीक्वेंस मान लीजिए, इज अ सब सीक्वेंस ऑफ xn। ये जो xnk था, xn1 xn2 xn3, इसको एक सब सीक्वेंस मान लीजिए। अब उस सब सीक्वेंस तो हमेशा यही चीज सेटिस्फाई करेगी ना कि xnk माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। यही आपको प्रूव करना था यहाँ पे कि एक सब सीक्वेंस ऐसी मिलेगी सच दैट उस सब सीक्वेंस की हर टर्म इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो आपने सब सीक्वेंस डिजाइन ही ऐसे की है, सब सीक्वेंस में
छांट छांट के टर्म्स ही वो रखी है जिसके जो x के साथ जो गैप है वो एप्सिलॉन नॉट से बढ़ा रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए, तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और पहले रिकॉल कर लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा है। आज हमने बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़ी है, कम चीजें पढ़े, लेकिन हम उसकी अंडरस्टैंडिंग है उसको बेटर रखे। ठीक है, तो आज हमने बात की है सब सीक्वेंस की और इसके दो रिजल्ट्स की, सीक्वेंस कन्वर्जेंट implies all subsequence convergent। ठीक है, दूसरा हमने क्या कहा, सीक्वेंस नॉट कन्वर्जेंट implies existence of a subsequence satisfying certain condition। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम मोनोटोन सब सीक्वेंस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। याद रखिए पिछली क्लास में हमने मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम पढ़ी थी। ठीक है, कि अगर कोई भी सीक्वेंस मोनोटोन है और बाउंडेड है तो वो कन्वर्जेंट होगी। नेक्स्ट क्लास में हम मोनोटोन सब सीक्वेंस थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं। और एक और रिजल्ट हम देखेंगे, वो है बोल्ज़ैनो वेरस्ट्रास थ्योरम। ये दो रिजल्ट हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। अगर टाइम ने साथ दिया तो कुछ और रिजल्ट या कुछ और एग्जांपल्स भी देखेंगे। तब तक के लिए आप ये लेक्चर को एक बार दो बार जरूर देखिए। अगर आपने हमारे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में जाके वो लेक्चर्स देख सकते हैं। सभी के सभी लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, उनकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज डू सब्सक्राइब to our YouTube channel and share these videos among your friends, and thank you for watching।